अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया हुआ तो वो लेक्चर लाजमी ले लें और बाद में ही ये लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने लगे हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन कैसे बनता है किडनी में। तो देखें, सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि उस नेफ्रॉन को थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ लिया हुआ है कि जिसमें हमने देखा था कि ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इसमें ये जो आर्टरियोल आ रहा है इसे एफरेंट आर्टरियोल, और ये जो निकल के जा रही है इसे इफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। और इस ब्लड कैपिलरीज का ये जो नेटवर्क है ना ग्लोमेरुलस, इसकी दीवारें पोरस होती हैं यानी सुराखदार होती हैं, और इस ब्लड कैपिलरीज के गोल बॉल की शक्ल के नेटवर्क को घेरे हुए होता है। देखिए ये जो ट्यूब का कप शेप हिस्सा आपको ये वाला नजर आ रहा है, तो ये कप शेप जो पार्ट है ये इस ट्यूब का है। इस ट्यूब को ना रेनल टिब्यूल भी कहते हैं, यूरिनरी टिब्यूल भी बोलते हैं। तो देखिए कहीं वर्ड आप रेनल टिब्यूल का वर्ड आ जाए या कहीं यूरिनरी टिब्यूल का वर्ड आ जाए तो ये ये जो येलो कलर की आपको ट्यूब नजर आ रही है इसी को कहते हैं। तो इस ट्यूब का ये जो शुरू वाला कप शेप हिस्सा है इसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, जिसने इस ग्लोमेरुलस को घेरे हुए होता है। और ये जो बलदार हिस्सा हमने पढ़ लिया था प्रॉक्सिमल पार्ट है, और ये जो यू शेप का ये वाला हिस्सा है इसे लूप ऑफ हैनले कहते हैं, और ये जो लास्ट कन्वोल्यूटेड हिस्सा है इसे डिस्टल पार्ट बोलते हैं, और ये जो ट्यूब है इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो ये चीजें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली। तो देखिए यूरिन कैसे बनता है। तो सबसे पहले होता यह है कि जब ब्लड इस ग्लोमेरुलस में आता है इन ब्लड कैपिलरीज में, तो ब्लड का क्योंकि प्रेशर होता है ज्यादा, और ब्लड के प्रेशर की वजह से इसकी दीवारें यानी ग्लोमेरुलस की जो दीवारें हैं उनमें सुराख होते हैं। वहां से ब्लड के अंदर मौजूद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं मींस के, अच्छा लाजमी नहीं कि वेस्ट, तकरीबन ब्लड के अक्सर चीजें ना इस ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होके इस ट्यूब यानी रीनल टिब्यूल के इस बोमेन कैप्सूल में आ जाती है। उसमें वाटर शामिल होता है, इसके अलावा डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स होते हैं, और ऐसी चीजें भी होती हैं जो बॉडी के लिए जरूरी होती हैं, वो भी फिल्टर होके ना इधर आ जाती है। तो जब फिल्ट्रेट इसमें आ जाता है उसे बोमेन फिल्ट्रेट बोलते हैं, जब यहाँ बोमेन कैप्सूल में होता है। तो यही फिल्ट्रेट देखिए ये आपको एरो नजर आ रहा है, जब इस ट्यूब में आ जाता है तो इसे रेनल फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक हो गया। तो रेनल फिल्ट्रेट में ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट आपको नजर आ रहा है रेनल टिब्यूल का, तो इसकी दीवारों में से जो रेनल फिल्ट्रेट के जरूरी चीजें हैं जो बॉडी के लिए जरूरी हैं वो वापस बॉडी में क्या हो जाती हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाती है यहां से। ठीक हो गया। और ये रेनल फिल्ट्रेट जो है यहां से मूव करता हुआ लूप ऑफ हैनले से, यहां से होता हुआ जो है ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट से होता हुआ यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो उस फिल्ट्रेट को डाल देती है, आपने पढ़ा था रेनल पेल्विस में, और पेल्विस से यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो यूरिन चला जाता है। तो चलें ये हमने देखा। नेक्स्ट हम साथ साथ जो है वो रीड करते हैं और आपको बताते हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन डिवाइड थ्रू दीज प्रोसेसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस, अभी जो हमने डिस्कस किया, इट इज फिल्टर्ड इनटू बोमेन कैप्सूल। तो ब्लड जो है वो फिल्टर होकर उस बोमेन कैप्सूल में जो है वो फिल्ट्रेट चला जाता है। दिस इज अ स्पेशल फिल्ट्रेशन। The wall of glomerulus is porous. The blood pressure in the glomerulus provides the filtration pressure. तो ब्लड के प्रेशर की वजह से यानी फिल्ट्रेशन होती है। The filtrate coming out of glomerulus is called glomerular filtrate. तो जब फिल्ट्रेट निकल आया उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे, और जब वो बोमेन कैप्सूल में उसको तो उसे बोमेन फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, जब वो रेनल टिब्यूल में है तो उसे रेनल फिल्ट्रेट भी कहते हैं। तो अभी अभी जब ये फिल्टर होके आया है ब्लड में से, तो अभी फर्स्टली इसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। चले ब्लड जो है वो फिल्टर हो चुका है, और ब्लड में से वाटर और वेस्ट जो है वो अभी कहाँ आ चुके हैं, ग्लोमेरुलस के गिर्द जो रेनल टिब्यूल का पार्ट है बोमेन कैप्सूल उसमें आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है यूरिन बनने का, उसे बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि इस फिल्ट्रेट में जरूरी चीजें भी फिल्टर होके आ गई हैं जो बॉडी के लिए जरूरत है, तो उनकी बॉडी में वापस जो है रीअब्सॉर्प्शन होगी।
फिल्ट्रेट कंटेन्स न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स, साल्ट्स एटसेट्रा इन एक्वस सॉल्यूशन। द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, तो रेनल ट्यूब्यूल का जो शुरू वाला पार्ट था, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल रीअब्सॉर्ब्स ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से तमाम जो यूजफुल चीजें वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्या कर लेती है, वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती है। फिल्ट्रेट कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजीनियस वेस्ट व्हेन इट लीव्स द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से ये फिल्ट्रेट निकल के अब आगे कहां जाएगा, लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले में जब जा रहा होता है तो तकरीबन यूजफुल चीजें वापस रीअब्सॉर्ब हो चुकी होती है। नेक्स्ट स्टेप है सिक्रीशन। तो देखें ये जो रेनल ट्यूब्यूल की दीवारें हैं ना, रेनल ट्यूब्यूल की ये वाली दीवारें, तो इनकी दीवारें एक रतूबत खारिज करती हैं जिसे हम सिक्रीशन बोल रहे हैं। तो उस सिक्रीशन में दरअसल जो है हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बताएं, अगर किसी सॉल्यूशन में H+ आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तेजाबी हो जाएगा। तो इस तरह रेनल ट्यूब्यूल की दीवारें जो सिक्रीशन खारिज करती हैं ट्यूब के अंदर के पार्ट क्या बोलेंगे, ल्यूमन कहेंगे। तो रेनल ट्यूब्यूल का जो ल्यूमन है उसके अंदर रेनल ट्यूब्यूल की दीवारें सिक्रीशन खारिज करती हैं और उस सिक्रीशन में हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस उस फिल्ट्रेट में आ जाने की वजह से वो जो यूरिन है उसकी पीएच एडजस्ट हो जाती है। ठीक हो गया। तो इस तरह पीएच वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए ये सिक्रीशन खारिज होती है। तो यूरिन जो है वो तकरीबन जो है बन चुका है। अब देखिए यूरिन दरअसल बना किससे, ब्लड को ही फिल्टर किया और उसमें से जो वेस्ट हैं, वाटर है और नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है यही यूरिन है। तो यहां तक तो हमें समझ आ गया यूरिन बनता कैसे है। अब नेक्स्ट जो है ये हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यूरिन में जो डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगी उनकी मिकदारें कैसे डिटरमिन की जाती हैं कि आया कौन सी चीज कितनी अमाउंट में बॉडी से खारिज करनी है। देखिए अब यूरिन में वाटर भी है, यूरिन में जो है सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस भी हैं, ठीक हो गया ना, डिफरेंट मिनरल्स भी हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ये चीजें वेस्ट है, ये चीजें वेस्ट तब हैं जब एक्सेस हैं, यानी बॉडी की नीड से ज्यादा है। अगर वाटर जो है वो बॉडी को ज्यादा रिक्वायर है, मींस के वो शख्स ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पानी की बहुत शॉर्टेज है और काफी अरसे तक उसे पानी नहीं मिल रहा, तो देखें ऐसी सूरत हाल में तो बॉडी को पानी की शदीद जरूरत है। तो फिर अगर इस सूरत हाल में अब यूरिन में पानी ज्यादा खारिज करवाना है या कम खारिज करवाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फर्ज किया बॉडी को सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस की जरूरत है, तो फिर यूरिन में सोडियम आयंस ज्यादा खारिज करवाने हैं या कम खारिज करवाने हैं। तो ये चीजें तय करना, इसका मतलब यही मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का यही मतलब है कि आया यूरिन में डिफरेंट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मिकदारें कैसे तय की जाती हैं। तो यहां बात करेंगे दो तरह की कंडीशंस की। एक देखें जो बॉडी है उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर हो सकती है, मींस के कोई शख्स जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पानी नहीं अवेल हो रहा, उसे पानी बॉडी को कम दस्तयाब है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर, कि बॉडी ऐसी जगह पे मौजूद है जहां उसे पानी बहुत ज्यादा मुयस्सर आ रहा है, वो शख्स ऐसी खुराक ले रहा है जिसमें पानी की अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो पहली सिचुएशन हो गई लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। समटाइम्स देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर सो द बॉडी कंजर्व्स वाटर। अब देखिए किस चीज की जरूरत है बॉडी को, तो क्योंकि पानी कम अवेल है लिहाजा अब जरूरत है पानी को महफूज करने की। तो क्या किया जाएगा, बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ट्यूब्यूल्स। वो जो रेनल ट्यूब्यूल हमने डिस्कस की वहां से वाटर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में। और अगर देखिए नेक्स्ट कंडीशन है एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर, अगर पानी ज्यादा दस्तयाब है बॉडी को, तो इन केस ऑफ सफिशिएंट और एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज रिड्यूस्ड। क्या मतलब हुआ, यानी अब वो जो फिल्ट्रेट था रेनल फिल्ट्रेट रेनल ट्यूब्यूल के अंदर, उसमें से वाटर कम बॉडी की तरफ रीअब्जॉर्ब होगा जब बॉडी को ज्यादा पानी मुयस्सर है। तो क्योंकि पानी बॉडी को ऑलरेडी
एक्सेस क्वांटिटी में सप्लाई हो रहा है, तो अब रेनल ट्यूब्यूल से पानी को बॉडी में वापस रीअब्सॉर्ब करने की अब जरूरत नहीं है, लिहाजा ऐसी कंडीशन में रीअब्सॉर्प्शन वाटर की कम होगी, thus a large volume of dilute urine is produced। तो ये दो सिचुएशन आपको समझ आ गई। इस सिचुएशन में यूरिन कम बनेगा और कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा होगा। इस सिचुएशन में यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा होगा, यूरिन ज्यादा बनेगा, ठीक हो गया, और डाइल्यूट होगा। मेमेलियन किडनी जो मैमल्स का गुर्दा है इज अडॉप्टेड टू कंजर्व 99.5% ऑफ वाटर बाय रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था उसमें से 99.5% वाटर वापस बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो सकता है, इतनी गुर्दे में सलाहियत है पानी को बचाने की। There are two methods for making the urine concentrate. These are hormonal and counter current methods। देखिए अभी हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि यूरिन कब गाढ़ा बनता है, कंसंट्रेटेड होता है, और कब डाइल्यूट होता है, और कौन सी वो चीजें हैं जो इस चीज को तय करती हैं कि आया यूरिन कब कंसंट्रेटेड होना है और कब क्या होना है, डाइल्यूट होना है। तो उसके लिए दो चीजें हैं, एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक मेथड है हार्मोनल मेथड। तो चलिए हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर को डिस्कस करते हैं। काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट फ्लो, यानी दो जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में फ्लो कर रहे हैं, तो इसे काउंटर करंट फ्लो बोलेंगे। मल्टीप्लायर यानी किसी चीज को मल्टीप्लाई करना, ज्यादा से ज्यादा करना। तो देखिए दरअसल हम यहां से समझते हैं, देखिए ये आपको रेनल ट्यूब्यूल नजर आ रही है, तो ये रेनल ट्यूब्यूल का ये कौन सा पार्ट है, लूप ऑफ हैनले का डिसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब मतलब ये नीचे बढ़ता हुआ। तो देखें एक इस ट्यूब के जो अंदर फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि इस ट्यूब के ये जो बाहर का माहौल है, यहाँ बाहर के मीडियम में भी फ्लूइड्स होंगे। आप जानते हैं हमारे बॉडी के सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वहां फ्लूइड्स होते हैं और उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ का फ्लूइड क्या हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इस ट्यूब के जो अंदर जो है वो रेनल फिल्ट्रेट जो है वो मूव कर रहा है। तो रेनल फिल्ट्रेट देखें यहाँ ये ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होगा, जबकि इस ट्यूब के बाहर के मीडियम में जो सोल्यूशन है यानी जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल रहे हैं, उसके मूव करने का रुख ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ होगा। इस आप एरो हेड को देखें, ये ब्लैक कलर का, इसका रुख देखें कहां है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, जबकि ट्यूब के जो अंदर ये जो एरो नजर आ रहा है, देखिए इसकी डायरेक्शन कहां है, नीचे को। तो ट्यूब के अंदर का फ्लूइड नीचे को फ्लो कर रहा है ऐसे, और जबकि बाहर का जो फ्लूइड है वो नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है। तो इन दो फ्लूइड्स के अपोजिट फ्लो को हम क्या बोलेंगे, काउंटर करंट फ्लो। तो जब ये फ्लो हो रहा होगा, तो चलें हम यहां से देखें, डिस्कस करते हैं। The opposite flow of adjacent fluid, यानी दो करीब करीब मौजूद फ्लूइड का जो एक दूसरे के उलट रुख में फ्लो है, that maximize transfer rate। जब देखें दो फ्लूइड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो उन दोनों फ्लूइड्स के दरमियान मटेरियल्स का एक्सचेंज का रेट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इससे मैक्सिमाइज हो जाता है ट्रांसफर रेट, तो इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। दी interstitial fluid of the kidney is gradually concentrated from cortical to medullary part of the tubule। यानी कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला वाला रीजन, या आप पहले पढ़ चुके हो किडनी का जो है, तो कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला वाले पार्ट की तरफ अगर मूव करें, तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यानी बाहर वाला फ्लूइड, जो ट्यूब से बाहर वाला फ्लूइड है, वो आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेटेड होता जाता है यानी गाढ़ा होता जाता है। यानी कॉर्टेक्स वाले रीजन में वो डाइल्यूट होगा, जबकि मेडुला वाले रीजन में कंसंट्रेटेड होगा। थस फिल्ट्रेट लूजेस वाटर एंड हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो यानी यूरिन क्या होगा, अब देखें जो ग्लोमेरुलर ये अपना मेडुला वाला रीजन जो है, उसमें हमने पढ़ा कि बाहर का सोल्यूशन कैसा होगा, गाढ़ा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो वो कंसंट्रेटेड होगा, तो इसका मतलब ट्यूब के अंदर से यानी रेनल ट्यूब्यूल के अंदर से ज्यादा वाटर को बाहर को खींच लेगा। तो जब पानी ज्यादा बाहर को खींच जाएगा यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ खींच जाएगा, तो जो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर का यूरिन है यानी फिल्ट्रेट है, वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। 2 स्टेप्स। तो यहां स्टूडेंट्स आपको क्या समझ आया कि रेनल ट्यूब्यूल के जो बाहर
का फ्लूइड है उसे क्या बोलेंगे, उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे, और रेनल ट्यूब्यूल के जो अंदर है वो रेनल फिल्ट्रेट मूव कर रहा है। दोनों का अपोजिट फ्लो काउंटर करंट फ्लो कहलाएगा और दोनों के दरमियान मटेरियल्स का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो दो स्टेप्स वाकई होते हैं यहाँ लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले के देखिए दो लिंब हैं, एक डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये पार्ट क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो स्टूडेंट्स याद रखें ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, यहां से वाटर की होती है रीअब्जॉर्प्शन, यानी यहां से रेनल ट्यूब्यूल के अंदर से फिल्ट्रेट में से यानी यूरिन में से वाटर जो है या बाहर के फिल्ट्रेट की तरफ मूव कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि ये जो बाहर का फिल्ट्रेट है ना, बाहर का फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो गाढ़ा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, किसकी निस्बत, इस ट्यूब के अंदर के फ्लूइड की निस्बत। तो जब बाहर का फ्लूइड गाढ़ा है तो मींस के जो अंदर का वाटर है वो बाहर की तरफ जो है ओस्मोटिकली मूव कर जाएगा। आप जानते हैं कि वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। तो यहां से जब पानी बाहर निकल जाएगा तो ये अंदर का ये जो फ्लूइड है वो कैसा हो जाएगा, यूरिन यानी गाढ़ा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। जब यही कंसंट्रेटेड फ्लूइड देखें इस पार्ट में जाएगा लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट में, तो यहां से सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस की यहाँ बाहर के फ्लूइड में मूवमेंट होती है, ठीक हो गया, रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो याद रखना है यहां से डिसेंडिंग लूप से वाटर बाहर की तरफ रीअब्जॉर्ब होता है, जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब होते हैं यहाँ बाहर की तरफ। तो देखिए रीड करते हैं इसी चीज को। Descending loop of Henle, the filtrate passes downward in the descending loop of Henle. There is gradual osmotic outflow of water from the filtrate into the interstitial fluid of the kidney. This outflow of water takes place with the help of counter current multiplier से होता है। वो आपको पहले बता चुका हूं कि दो फ्लूइड के अपोजिट फ्लो की वजह से जो ट्रांसफर रेट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। Ascending loop of Henle. The ascending loop of Henle does not allow आउटफ्लो ऑफ वाटर, यानी यहां से वाटर वापस बाहर की तरफ एब्जॉर्ब नहीं होता फ्रॉम द फिल्ट्रेट। इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आइंस फ्रॉम द फिल्ट्रेटेड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनी। एक्टिवली का मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, कि बाहर ऑलरेडी मिनरल ज्यादा है तो यहां से यानी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सोडियम आइंस वगैरह की क्या होती है, अपटेक होती है। Sodium ions maintain high osmotic concentration in the interstitial fluid of the kidney. अब क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर सोडियम आइंस आ चुके हैं तो उनकी ओस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है उनकी मिकदार। Thus there is outflow of water from the descending loop. तो क्योंकि बाहर का फ्लूइड सोडियम आइंस के भरने की वजह से बाहर का फ्लूइड यानी रेनल ट्यूब्यूल से बाहर का फ्लूइड गाढ़ा हो चुका है, लिहाजा यही फ्लूइड जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाली साइड पे जाएगा तो वहां से वाटर को क्या कर लेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा। Therefore, there is gradual increase of osmotic concentration from cortex to inner medulla. It is the main factor for the production of hypertonic urine in the mammals like humans वगैरह में गाढ़ा यूरिन बनने का यही फैक्टर है। तो यहाँ अगर शॉर्टली इसकी बात करें तो इसका मतलब ये है यहाँ से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सोडियम आइंस यहाँ बाहर निकलने की वजह से बाहर का फ्लूइड कैसा हो गया था, गाढ़ा हो गया था। अब जरा यहाँ गौर करें बाहर के फ्लूइड को मूव करने का की डायरेक्शन क्या है, ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ है। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होगा ये वाला फ्लूइड, तो ये रेनल ट्यूब्यूल में से सोडियम आइंस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये बाहर का फ्लूइड कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा हो जाएगा। अब जरा गौर करें यही फ्लूइड देखें यहां से ये ऐसे मूव होते हुए यहां से अब ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहां से तो ये कंसंट्रेटेड होके आया था, गाढ़ा होके आया था, तो लिहाजा अब ये कंसंट्रेटेड है, जबकि रेनल ट्यूब्यूल में ये जो फिल्ट्रेट जा रहा है ये तो डाइल्यूट है क्योंकि इसमें वाटर है। तो वाटर यहां से बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह यहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है और यहां से सोडियम आयंस वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है। तो ये स्टूडेंट्स काउंटर करंट मल्टीप्लायर के तरीके से आपको समझ आया कि यूरिन को कैसे जो है उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की मिकदारों को एडजस्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट मेथड है यूरिन को कंसंट्रेट बनाने का, हार्मोनल मेथड। हार्मोन्स दो तरह के हैं, एक है एल्डोस्टेरॉन, एक है एंटी डायरेटिक हार्मोन। देखिए जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है, हमारा जो गुर्दा है ना, किडनी की टिप के टॉप के ऊपर एक कैप की तरह चढ़ी होती है, एक ग्लैंड मौजूद होता है, उस ग्लैंड को बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड।
तो एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन पैदा करता है, उसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। इसका क्या मतलब, यानी वो जो एड्रीनल ग्लैंड मैंने आपको बताया ना गुर्दे की टॉप के ऊपर मौजूद होता है, उस एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो दरमियान वाला पार्ट होता है उसे एड्रीनल मेडुला बोलते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स ये हार्मोन बनाता है एल्डोस्टेरोन। इट प्रोमोट्स एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम असेंडिंग थिक लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। तो याद रखना है एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, वो इस असेंडिंग ये रेनल ट्यूब्यूल का ये जो पार्ट है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहां से सोडियम आयंस की बाहर की तरफ जो अपटेक है उसको बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन, यही एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन या जिसे एडीएच भी बोलते हैं। एडीएच हार्मोन दरअसल हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होता है, हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के करीब। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ना एडीएच हार्मोन बनाता है। एडीएच हार्मोन का काम क्या होता है, गौर से सुने। एडीएच हार्मोन ये काम करता है, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है रेनल ट्यूब्यूल का, यहां से वाटर की इधर बाहर की तरफ रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बाहर की तरफ ज्यादा हो जाएगी तो यूरिन कैसा बनेगा, गाढ़ा बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा। अब दो सिचुएशन है, आप मुझे बताएं। आप बताएं कि हमारी बॉडी में एडीएच हार्मोन कब ज्यादा बनाया जाता होगा। तो इसका जवाब भी मैं दे देता हूं। एडीएच हार्मोन तब हमारी बॉडी में ज्यादा बनता होगा जब बॉडी को मिनिमम सप्लाई होगी वाटर की, यानी वाटर कम दस्तयाब होगा बॉडी को। तो कम दस्तयाब है तो इसका मतलब बॉडी को वाटर की नीड है, तो इसलिए ये हार्मोन ज्यादा बनाया जाता है। क्यों ज्यादा बनाया जाता है, क्योंकि इसी में रेनल ट्यूब्यूल में से वाटर को क्या करवाना है, रीअब्सॉर्ब करवाना है बॉडी में। और कब ये हार्मोन कम बनता होगा, तब कम बनता होगा जब हमारी बॉडी को एक्सेस सप्लाई होगी वाटर की, यानी ऑलरेडी हमारी बॉडी में ना पानी बहुत ज्यादा है, तो फिर ये हार्मोन हमारी बॉडी कम बनाती है। क्यों कम बनाती है, क्योंकि अब रीअब्सॉर्प्शन की जरूरत नहीं है। तो किडनी एज ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। देखिए स्टूडेंट्स, ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स की मिकदारों को एडजस्ट करने को क्या बोलते हैं, ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो क्योंकि किडनी भी यही काम कर रहा है, अभी हमने देखा कि जब हमारी बॉडी में पानी की कम सप्लाई है तो किडनी से ज्यादा वाटर बॉडी की तरफ रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और जब बॉडी में ज्यादा है वाटर की सप्लाई तो फिर किडनी से पानी कम एब्सॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब किडनी जो है वो बॉडी के वाटर लेवल को एडजस्ट करने में अपना रोल प्ले कर रहा है, तो लिहाजा किडनी को ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।